प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2093, ऑल दी पावर ऑफ दी नेशन। यांग जिंगसिन बाहर की दुनिया को झंग यी की विजन शेयरिंग के जरिए साफ साफ देख सकती थी। इस वक्त उसकी आंखों में तेज चमक थी। अगर हम सीमित रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें लिंग के ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, जैसे कि युआनशी या फॉसिल फ्यूल्स, तो भले ही हम हुएक्सू कंट्री का पूरा भंडार खत्म कर दें, उसे जगाना नामुमकिन होगा। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करें तो जो दिखता है वो कमजोर है और जो नहीं दिखता वही असली ताकत है। इस ब्रह्मांड की हर चीज का जन्म हुआ है एथेरिक एग्रीगेट, यानी कि क्रिएटर काग्गों की इच्छा से। इसलिए सोचने की शक्ति अनंत होती है, जो समय और स्थान की सीमाओं से भी पार जा सकती है। झंग यी के मन में एक झटका सा महसूस हुआ। मैं समझ गया, तुम कहना चाहती हो कि डेंग फैमिली के एक्सपेरिमेंटल मेथड से स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करके लिंग को एक्टिवेट करें। फिर वो हल्के से मुस्कराया और दोनों हाथ फैला दिए। लेकिन इतना सब कैसे जुटाएंगे? तुम्हें पता है ना, लिंग की शक्ति आती है यह क्लैन के 14.8 अरब हाई लेवल स्पिरिचुअल एसेंसेस से। यांग जिंगसिन बोली, कम से कम ये एक नई सोच का रास्ता खोलता है। और मुझे यकीन है कि डेंग फैमिली अकेली ताकत नहीं है जिसने ये रास्ता खोजा है। झंग यी रुक गया और पीछे चल रहे डेंग पिता पुत्र की ओर मुड़ा। मिस्टर डेंग, आपने अभी तक इस सब्सटेंस से जनरेट हुई स्पिरिचुअल पावर्स में से कितनी कलेक्ट की है? डेंग युआम्बो ने कुछ सोचते हुए कहा, 5 लाख से ज्यादा। यह बहुत भारी खर्च है। जितनी बिजली और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इस प्रोडक्शन में लगता है, वो भी कोई छोटी बात नहीं। झंग यी ने थोड़ा अंदाजा लगाया और फिर सीधा पूछा, अगर मैं कहूं कि ये मुझे उधार दो, तो क्या आप मान जाओगे? डेंग युआम्बो ने अपने हाथ पीछे बांधे, सिर झुकाकर कुछ सोचा, फिर झंग यी की ओर देखकर कहा, अगर आज कोई और मुझसे ये कहता तो मैं कभी नहीं मानता। वो मुस्कराया, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं बिना हिचकिचाहट ये सब तुम्हें दे दूंगा। ये हमारी डेंग फैमिली और तुम्हारे बीच की दोस्ती के लिए है। झंग यी ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया, धन्यवाद। लेकिन मैं वादा करता हूं, जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, और उससे भी ज्यादा मिलेगा। एक दिन वो जरूर वोलुयन एम्पायर को तबाह करेगा। उस दिन हुएक्सू नेशन को जो लाभ मिलेगा वो अनगिनत होगा, और उस समय डेंग फैमिली को उसका पूरा हिस्सा मिलेगा। झंग यी ने इस लैबोरेटरी के अस्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि अगर सीधे देखा जाए तो वो खुद कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं उस पर वो मोरल जजमेंट नहीं लगाता। झंग यी ने डेंग पिता पुत्र को विदा कहा और ब्लिजर्ड सिटी के उस स्पेशली डेजिग्नेटेड इलाके की ओर रवाना हुआ जो तिएनहाई सिटी के लोगों के लिए निर्धारित किया गया था। झंग यी के जाते ही डेंग युआम्बो और डेंग शेंटोंग एक ही दिशा में देखते रह गए। उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। डेंग शेंटोंग को ईर्ष्या भी थी और निराशा भी, क्योंकि झंग यी से उसका फासला अब बहुत बढ़ चुका था। डेंग युआम्बो के मन में संतोष था कि उसने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर ली है। फिर उसने मुड़कर अपने भतीजे की ओर देखा, जो अकेला खड़ा था और आंखों में निराशा लिए हुए था, और उसका कंधा थपथपाया। झंग यी के साथ घूमकर क्या सीखा तूने? डेंग शेंटोंग ने कड़वाहट से मुस्कराया। उसके आसपास इतने टैलेंटेड लोग थे कि मुझे परफॉर्म करने का कोई मौका ही नहीं मिला, इसलिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। इस बात में तू गलत है, डेंग युआम्बो ने गंभीरता से समझाया। इंसानों के बीच के रिश्ते भी व्यापार जैसे होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या अच्छे दोस्त। लेन देन के बिना वो लंबे नहीं चलते। माता पिता भी उसी बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं जो या तो काबिल हो या आज्ञाकारी और खुश रखता हो। और दोस्तों के बीच भी रिश्ता इमोशनल या इंटरेस्ट बेस्ड एक्सचेंज से चलता है। तो अगर तू चाहता है कि झंग यी तुझे और मौके दे, तो पहले अपनी काबिलियत साबित कर। डेंग शेंटोंग का चेहरा थोड़ा बिगड़ा। उसने हल्के से कहा, अंकल, मजाक मत उड़ाइए।
इप्सिलॉन पूरे जियांगनन रीजन में रेयर होता है। मैं ब्लिजर्ड सिटी में होता तो शायद टॉप में होता, लेकिन झंग यी के सामने मेरी ताकत कुछ भी नहीं। उसके तो पेट्स तक मुझे पीट सकते हैं। डेंग युआम्बो ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। चिंता मत कर। क्या तूने सोचा था कि मैंने तुझे वो एक्सपेरिमेंट यूं ही दिखाया था? डेंग शेंटोंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर समझ गया। आपका मतलब है कि उस एक्सपेरिमेंट से जो पावर मिलेगी उससे मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूं? बिल्कुल सही। उस एक्सपेरिमेंट का पहला मकसद ही ये था, तुझे स्ट्रांग बनाना। डेंग युआम्बो ने उसकी ओर इशारा करके ईमानदारी से कहा। डेंग शेंटोंग अब डेंग फैमिली की उम्मीद था, चाहे वो लॉरेन किंग इप्सिलॉन हो, लेकिन आम लोगों के लिए तो वो भी भगवान जैसा था। और सारी बड़ी ताकतों में भी वो अब भी टॉप के करीब था। लेकिन आपने अभी तो वो एनर्जी झंग यी को देने का वादा किया था। डेंग युआम्बो ने उसे घूरा और डेंग शेंटोंग तुरंत समझ गया। वो दोनों समझदार व्यापारी थे। कौन अपने सारे रिसोर्सेज दिखाता है? डेंग फैमिली की चीजें तो डेंग फैमिली के लिए ही होती है। डेंग शेंटोंग के मन में जोश भर आया। ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सिर्फ 3 महीने में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था। शायद ये तरीका बहुत तेज ना हो, लेकिन सुरक्षित और स्थिर था। उसने मुट्ठियां भींची और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। एक दिन मैं, डेंग शेंटोंग, इस दुनिया का फर्स्ट क्लास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनूंगा। एक असली मर्द जो धरती और आकाश के बीच पैदा हुआ है। वो हमेशा दूसरों के नीचे क्यों रहेगा? झंग यी, कम से कम एक दिन मैं तुम्हारे बराबर जरूर खड़ा रहूंगा। डेंग शेंटोंग ने हमेशा झंग यी को अपना लक्ष्य माना। हालांकि जब उसने ये कसम खाई, तब भी वो उसे केवल बेंचमार्क की तरह देखता था। झंग यी को पीछे छोड़ने की हिम्मत उसने कभी नहीं की। रीसेटलमेंट का काम बहुत अच्छे से हुआ और ज़हू झेंग ने ऐसी चीजों में झंग यी को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। जब झंग यी ने देखा कि सभी को सही व्यवस्था मिल गई है, तब जाकर उसने संतोष की सांस ली, क्योंकि जब पीछे सब ठीक हो, तभी वो आगे के मिशन पूरे कर सकता है। तियनहाई फोर्ट्रेस को शहर के साउथ ईस्ट में रीसेटलमेंट जोन के बीचों बीच रखा गया था, ताकि जब लोग ऊपर देखें तो उस विशाल और अडिग किले को देखकर उन्हें सुरक्षा का एहसास हो। झंग यी घर लौटा और सब लोग शैडो से बाहर आए। उनका गर्म और सुकून भरा घर हमेशा उनका सबसे खुशहाल ठिकाना रहेगा। झंग यी ने यांग जिंगसन को पास बुलाया। दोनों ने गर्म ड्रिंक्स पीते हुए इस दौरान इकट्ठी की गई जानकारियां डिस्कस की। अगर हम वुलुयन एम्पायर को पूरी तरह नष्ट करना चाहें, तो कितनी ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी? यांग जिंगसन ने सीधे कहा, ऑल दी स्ट्रेंथ ऑफ दी नेशन। और यह तभी संभव होगा जब लिंग का ह्यूमन बॉडी एक्टिवेट हो सके। सबसे मुश्किल काम है अंडरवर्ल्ड के गेटकीपर को हटाना। ऑल दी स्ट्रेंथ ऑफ दी नेशन। झंग यी ने गर्म ड्रिंक की चुस्की ली और उन शब्दों को गहराई से महसूस किया। वो जानता था वो अकेले ये सब नहीं कर सकता। चैप्टर 2094 डबल दी फोर्स। झंग यी को यह पता था कि 6 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स कभी भी अपनी सारी फोर्सेस उसके हवाले नहीं करेंगे, और अगर वुलुयन एम्पायर से जंग होती है तो नुकसान बहुत भारी होगा। मेरा प्लान यह है कि हम डेथ ऑफ लव की बहुत बड़ी संख्या इकट्ठा करें, कम से कम 500, फिर उन्हें वुलुयन एम्पायर के सेंट्रल एरिया में छुपकर ले जाकर डिटोनेट करें। फिर जब वहां अफरातफरी मच जाए तो हम अपनी मेन आर्मी को भेजें और पूरी ताकत से युद्ध शुरू कर दें। तुम्हें क्या लगता है यह काम करेगा? झंग यी ने अपना प्लान बताया। यांग जिंगसन बोली, वो इतना सिंपल नहीं होता, इसमें कई जटिल बातें होती हैं, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी से बहुत सी समस्याएं आसान हो जाती है, जैसे इन्फिल्ट्रेशन। सिद्धांत रूप में 20,000 मीटर अंडरग्राउंड किसी बड़ी फोर्स को एनिमी की नजरों से बचाकर भेजना नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी के साथ यह पॉसिबल है। हमने वुलुयन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जाना है, थैंक्स टू वो 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स। पोकोंग अब मर चुका है और अब कोई हाई लेवल स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर नहीं बचा जो तुम्हारी इन्फिल्ट्रेशन को पकड़ सके।
इसलिए हमारे पास एक जबरदस्त फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। जब उन्होंने अपनी ताकत की बात की तो यांग जिंगसिन की आवाज अचानक गंभीर हो गई। लेकिन वुलुयन एम्पायर की करंट मिलिट्री स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो किसी भी सडन अटैक का जल्दी जवाब दे सकती है। भाई, कैजुअल्टीज तो होंगी ही। उसने झंग यी की आंखों में देखते हुए बहुत गंभीरता से कहा, मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ के लोग घायल हों, लेकिन जब वो शुरू होगा तो मौतें होंगी, बहुत सारी होंगी। मैं मर सकती हूं, अंकल यू, फैटी इक्शू, मेरे दोनों कजिन्स, कोई भी बच नहीं पाएगा। हमारी करंट ताकत के हिसाब से भले ही हम अंत में जीत जाए, कीमत बहुत भारी होगी। फिर उसने कहा, हां, अगर हम पूरी तरह से वुलुयन एम्पायर को जीत लें तो जो स्पॉइल्स मिलेंगे वो इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, हाई लेवल एलियंस की ओरिजिनल पावर, वुलुयन एम्पायर के पास जो संसाधन है वो शायद हुएक्सू किंगडम से भी ज्यादा होंगे। झंग यी ने सोफा पर हाथ बांधकर बैठते हुए गहरी सोच में डूबा चेहरा बनाया। बदला लेना जरूरी है। वुलुयन एम्पायर हमेशा से उन्हें मिटाना चाहता था। ये लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती। तो एब्सोल्यूट विक्ट्री के लिए कितनी ट्रूप्स चाहिए? झंग यी ने पूछा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे लोग कम से कम मरें। यांग जिंगसिन ने जल्दी से रफ एस्टिमेट किया और बोली, कम से कम दुश्मन से डबल फोर्सेस चाहिए, और यह भी सिर्फ तब जब हम तुम्हारी पावर से सरप्राइज अटैक कर सकें। झंग यी सोफा पर बैठकर एक हाथ से ठुड्डी थामे सोच में डूब गया। इस बार लड़ाई सिर्फ हाई लेवल एलियंस के बीच नहीं थी, ये एक एंटायर एडवांस्ड सिविलाइजेशन के खिलाफ वॉर थी। बहुत सी चीजें दिमाग में आ रही थी और वो सबको एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। अगर, मेरा मतलब है अगर हम उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को रिपेयर कर सकें तो क्या फायदा होगा? उसने आंखें उठाकर यांग जिंगसिन की तरफ देखा। यांग जिंगसिन मुस्कराई। अगर हम ये कर पाए तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि सिविलाइजेशन लेवल के हिसाब से कैंग जियुआन किंगडम की टेक्नोलॉजी वुलुयन एम्पायर से कहीं ज्यादा एडवांस थी। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ कुछ डेब्री है। उन्हें रिपेयर करना मटीरियल्स ही नहीं, मैसिव एनर्जी भी मांगता है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। झंग यी ने सिर पीछे टिकाया और सीलिंग की तरफ देखा। जब येतुगल और बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? इंसान ने प्लैनेट का शायद 1000वां हिस्सा भी डेवलप नहीं किया है। हम आज भी सतह पर प्रिमिटिव मेथड से काम कर रहे हैं। पानी उबालकर या पत्थर फेंककर एनर्जी जनरेट करते हैं, जबकि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास ऐसे रिसोर्सेज थे जो छोटी जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते थे। हम जरूर ढेर सारा एनर्जी मटेरियल ढूंढ सकते हैं। झंग यी की आंखों में फिर से जोश की चमक थी। मुझे लिंक को एक्टिवेट करना होगा। वो एक सुपर एंशिएंट गॉड लेवल सिविलाइजेशन की क्रिएशन है। उसके डेटाबेस में मेरे सारे सवालों के जवाब जरूर होंगे। उसे याद आया, लिंक का ह्यूमन बॉडी सिर्फ एक सुपर कॉम्बैट ह्यूमैनॉइड नहीं, बल्कि एक एनसाइक्लोपीडिक ट्रेजर भी था, जिसमें पूरे प्लैनेट की जियोग्राफी, ह्यूमैनिटीज सब दर्ज था। झंग यी एकदम से सोफा से उठा और सीधा लू कैरन के स्टूडियो की तरफ दौड़ा। लू कैरन का स्टूडियो अब कई गुना बढ़ चुका था। वो अपने मच की मरम्मत यही करती थी, इसलिए उसने कई वेयरहाउस जोड़कर 20 मीटर ऊंचा, सैकड़ों स्क्वायर मीटर का विशाल लैब बना दिया था। झंग यी ने दरवाजे की बेल बजाई। केरन, मैं झंग यी हूं। ब्रदर झंग यी, बस 1 मिनट। थोड़ी देर में हैवी एलॉय डोर खुला और लू कैरन सामने आई, सिर पर सेफ्टी हेलमेट, सफेद टैंक टॉप पहना हुआ और हाथ में टूल्स का एक बड़ा गुच्छा। झंग यी अंदर पहुंचा और सबसे पहले उसकी नजर लिंक पर पड़ी, जो एक बड़ी सी वर्क बेंच पर वायर से जुड़ी थी। केरन, क्या तुम्हें कोई ब्रेक थ्रू मिला? लू कैरन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। भाई, मुझे लगा था कि मेरी वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी से मैं जल्दी लिंक की बॉडी स्ट्रक्चर को समझ जाऊंगी, लेकिन अब समझ आया कि इस टेक्नोलॉजी को समझना और इस लेवल पर रेप्लिकेट करना हमारे करंट एबिलिटी से बाहर है।
उसने लिंग की तरफ इशारा किया। सिर्फ इसके बॉडी मटेरियल्स की बात करें तो वो किसी स्टार के कोर के बराबर है। झंग यी ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हम इसे सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए भी एक्टिवेट कर सकते हैं? लू कैरन ने सिर झुकाया और कहा, यह तो मुश्किल नहीं है। वो हंसी और बोली, अच्छी बात यह है कि इसका बॉडी इतना मजबूत है कि मैं कितनी भी टेस्टिंग करूं, कोई डैमेज नहीं होगा। ये वाकई में यह क्लैन की टॉप मशीन है। भाई, तुम्हें पता है, इसे अगर धूप में रखो तो ये खुद ही सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फ्लेम्स, इलेक्ट्रोड्स, रेडिएशन, कोई भी एनर्जी सोर्स हो, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। झंग यी ने प्लेफुली कहा, तो तुमने ये सब ट्राई भी किया? लू कैरन ने सिर खुजलाया, मैं तो बस इसे जल्दी से रिवाइव करने का तरीका ढूंढ रही हूं। सिंपल बात यह है, अगर हमें इसके ब्रेन यानी कोर प्रोसेसर को एक्टिवेट करना है तो हमें उसे प्रॉपर एनर्जी देनी होगी। ये इतना मुश्किल नहीं है। झंग यी ने अपना माथा पीटा। तो फिर इसे जगह ही क्यों नहीं लेते और उससे पूछते हैं कि इसे पावर कैसे देना है?